इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी कि मुझे 2026 में अगर तैयारी करनी है सीएफए की तो मैं कैसे कर सकता हूं। सीएफए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप इंटेलिजेंस से बीट नहीं करोगे। मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आईक्यू नहीं चाहिए। आप किसी नोट्स को लेकर के सारा दिन रात रटते रहें, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्लियर तो वो 40% लोग ही करेंगे। मुझे उस 40% में कैसे आना है उसकी अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू सीएफए बाय पीडब्ल्यू। मैं हूं सीए कुलदीप शर्मा एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएफए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओके, सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट रोड मैप कि सीएफए की तैयारी कैसे करें। और ये पर्टिकुलर डिस्कशन हमारा रेलेवेंट होने वाला है दो कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए। अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे सीएफए में जाना है या आप अनरोल कर चुके हैं एंड यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो आपके लिए डेफिनेटली ये पर्टिकुलर डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। और अगर आप अभी ऑन द वर्ज हैं कि भैया मैं सोच रहा हूं सीएफए करूं या ना करूं, तो आपके लिए भी ये डिस्कशन रेलेवेंट होने वाला है, बिकॉज आपको ये वीडियो देखने के बाद ये समझ में आएगा कि भैया मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मेक अप योर माइंड कि भैया मुझे सीएफए करना है या नहीं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी कि मुझे 2026 में अगर तैयारी करनी है सीएफए की तो मैं कैसे कर सकता हूं। अगर ये स्ट्रैटेजी आप लेकर के नहीं चलते हैं, मतलब आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर आप एक प्लान बनाने में फेल हो गए तो आप फेलियर की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज सीएफए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप इंटेलिजेंस से बीट नहीं करोगे। मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आईक्यू नहीं चाहिए। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए एक प्रोसेस, एक स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नीडेड। मतलब सीएफए को क्लियर करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, भैया हमको कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, हमको कोई बहुत ज्यादा तेज स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में कैसे भी थे, इट्स फाइन। सीएफए आप निकाल पाओगे अगर आपने सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को फॉलो किया तो। ओके, सो इट इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, इट इज अ मैटर ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन कि आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन इट इज अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कितना भी कर लें, आप किसी नोट्स को लेकर के सारा दिन रात रटते रहें, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। ओके, एंड देन फाइनली टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इसमें ज्यादातर लोग कहां फंसते हैं पता है? आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर शुरू करते हो और फिर उसको पढ़ते जाते हो जब तक आपको ये फील नहीं होता है कि भैया अब मेरी इस पे मास्टरी हो चुकी है। और जब आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम बिता देते हैं उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार बाकी सब्जेक्ट्स करने का तो अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। राइट? तो ज्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, जब एग्जाम आ चुके होते हैं तब तक उनके 2-3 सब्जेक्ट अनटच्ड रह जाते हैं। ओके, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल फेस। आपको ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, देन आप ये चीज समझो कि आपकी कंपटीशन किसके साथ है। आप एग्जाम एज अ स्टूडेंट दे सकते हैं, आप एग्जाम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी दे सकते हैं। राइट? आपको वहां पर डाइवर्स तरीके के लोग मिलेंगे। वहां पर कोई 40 साल का आदमी भी आपके साथ बैठ के एग्जाम दे रहा होगा। राइट? बिकॉज सीएफए को लोग अलग अलग स्टेजेस में अपियर करते हैं। तो आपका कंपटीशन कौन है? आपका कंपटीशन वर्किंग प्रोफेशनल है, आपका कंपटीशन कोई स्टूडेंट भी हो सकता है जो अभी अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन ही नहीं किया है। राइट? या फिर रिपीट कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी पहले एग्जाम दे चुका है, क्लियर नहीं कर पाया था, अब वो दोबारा एग्जाम दे रहा है। आपको पता होगा जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज अराउंड 40 to 45%। राइट? मतलब कभी कभी 50 भी चला जाता है, पर यूजुअली 40 के आसपास रहता है। तो भैया क्लियर तो वो 40% लोग ही करेंगे। मुझे उस 40% में कैसे आना है उसकी अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम मैकेनिक्स। तो अब थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन में शुरू कर रहा हूं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले, आई होप यू ऑलरेडी नो कि ये एग्जाम एक पूरी तरीके से 100% कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। सीबीटी क्वेश्चंस यहां पर होते हैं, आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यहां पर होती है। आपको पेन पेंसिल लेकर के जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है,
फॉर्मेट क्या है, 180 क्वेश्चंस, 2 सेशंस होंगे, 90 क्वेश्चंस ईच सेशन, दोनों के बीच में एक ऑप्शनल ब्रेक आपको मिलता है। 4.5 घंटे का एग्जाम है। उस 4.5 घंटों में आपको सारे के सारे 10 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यही होता है कि भैया जो बाकी एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे सीए वगैरह, एक एग्जाम एक ही दिन होता है, बाकी सब्जेक्ट मतलब हर अलग दिन एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो उसमें आप एक माइंडसेट लेकर के जाते हैं, आज मेरे को बस फाइनेंस ही पढ़ना है, राइट, आज मेरे को बस लॉ पढ़ना है, आज मेरे को बस टैक्स पढ़ना है। यहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स उसी 4.5 घंटे में टेस्ट हो जाते हैं। ओके, सो ड्यूरेशन 4.5 घंटे है और स्कोरिंग इस पर्टिकुलर एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। ये आपके फेवर में जाता है, ये आपके लिए बेनिफिट है दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ओके, तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, यू कैन अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन बट इन व्हाट मैनर। आप ऐसे करो, पहले पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो भी आपको आता है, इजी लगता है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जो क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि यार इसको देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक बार के लिए स्किप करो। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन पेपर को रिविजिट करो और जो चीजें आपने छोड़ी थी वहां पे आप एक कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल आंख बंद करके जय माता दी कर दो, बट द पॉइंट इज जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट है, राइट, आपने जो एमसीक्यूज है उसमें 2 ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज है, भाई ये होगा कि ये होगा, उसमें से आपको जो भी एक अच्छा गैस लग रहा है आप उसको कर सकते हैं, पर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना जरूरी है। फाइन, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टीयर 1। मतलब मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसका सबसे पहला पार्ट क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो ये डिसाइड करेंगे कि आप एग्जाम में पास होगे या नहीं होगे। ओके, सो पास और फेल इज डिसाइडेड इन बाय दीज 4 सब्जेक्ट्स। कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहला आता है एथिक्स। एथिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पूरे सीएफए प्रोग्राम में और कोई भी नहीं है। सभी 3 लेवल्स में अगर कोई सब्जेक्ट कॉमन रहने वाला है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में, तो वो है एथिक्स। ओके, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। इसमें लोग यूजुअली गलती क्या करते हैं, इसको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर समझ लेते हैं कि भैया एथिक्स में तो हमको कॉमन सेंस लगाना है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, इस तरीके से। बट यहां पे आपको बिल्कुल भी चांसेस नहीं लेने हैं, बिकॉज इसका एक तो वेटेज बहुत हाई है, राइट, सबसे ज्यादा वेटेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है। और दूसरा, अगर मैं सच बोलूं तो सबसे ज्यादा कठिन भी कहीं ना कहीं यही होता है, बिकॉज एथिक्स में पता है बच्चे कहां फंसते हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो सारे ऑप्शंस हैं वो ऐसा लगता है कि यार ये भी तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरीके से वहां पर फंस जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको बताता हूं इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ओके, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये मैनेजेबल लगेगा, डुएबल लगेगा। हालांकि इसका जो करिकुलम है, जो कंटेंट इसमें डिस्कस करना है, जो लर्निंग्स आपको लेनी है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, पर कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर पाएंगे। अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है कि आप एफएसए को अच्छा खासा टाइम दें और इसको समझें। ठीक है, तीसरी चीज हो गया इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इसका भी आप वेटेज देखो, अच्छा खासा वेटेज है और ये आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट होने वाला है अगर आप फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसको आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इज फिक्स इनकम। ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट लगता है दैट इज नन अदर देन फिक्स इनकम। ठीक है, फिक्स इनकम में कुछ ऐसी कैलकुलेशंस आएंगी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपको मेंटली थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टोटल इंपैक्ट ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स इज 55 to 60% ऑफ द पेपर। मतलब अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके ग्रिप में आ गए, मतलब आप एग्जाम पास करने के करीब पहुंच चुके हैं। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। यहां पे मैं आपको ये चीज एडवाइस करूंगा, एथिक्स को कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए डिले मत करना। आप स्ट्रैटेजी ऐसे बना सकते हैं कि मैं एथिक्स को शुरू से ही स्टार्ट कर दूं और बिल्कुल जो मेरी प्रिपरेशन का टाइम पीरियड है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मैं इसको पैरेलली चलने दूं और इसके साथ में कोई भी और दूसरा सब्जेक्ट एक पैरेलली चलाते रहो। राइट, एक तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, या दूसरी स्ट्रैटेजी आप एथिक्स को
मतलब कभी भी बीच में एज अ फुल फ्लेजेड टाइम अगर देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, पर एथिक्स को कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़ें, ये सोचते हुए कि यार ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है, बाद में भी कर लूंगा, फटाफट निकाल लूंगा, ये गलती मत करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगला पड़ाव, दैट इज व्हाट यू शुड बी कवरिंग। टीयर 1 के बाद आपके वो 55 to 60% मार्क्स तो वहां कवर हो गए पहले 4 सब्जेक्ट में। अब आप आओगे अगले 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ, विच इज क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इकोनॉमिक्स। इन दोनों का वेटेज मॉडरेट है, अच्छा खासा वेटेज है। और अगर मैं इसकी टेक्निकलिटीज की बात करूं तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, जो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है अगर आप मैथ्स में इतने ज्यादा तेज नहीं थे। पर क्या ये डील ब्रेकर हो जाएगा आपके लिए? क्या कोई बच्चा मान लो बीए करके या बीकॉम करके आ रहा है जो मैथ्स में कभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो क्या वो ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है। मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चंस हम जब क्लास में डिस्कस करते हैं तो आप वो स्ट्रैटेजीज जब पढ़ लेते हो, जब वो पैटर्न रिकॉग्निशन आप सीख जाते हैं, तो आप क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेटर पे सॉल्व किए भी सही ऑप्शन को चूज कर पाते हो। इट इज ऑल अबाउट कि आपको सही गाइडेंस मिले। ओके, सो क्वांटिटेटिव मेथड्स कोई भी कर सकता है, कोई भी इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता है, एटलीस्ट पास जरूर हो सकता है, इवन इफ आप स्कूल में मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं थे तो भी। ओके, एंड दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एज आई सेड अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा यहां पे यूजुअली लोग क्या गलत स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, वो इन दो सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मतलब उसमें घुस जाते हैं, राइट? दे डीप डाइव इनटू दीज टू सब्जेक्ट्स, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है। अगर आप इसको पूरी मास्टरी करने जाओगे ना तो ये दलदल है, जितना अंदर घुसोगे उतना और डेप्थ है, राइट? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। डोंट ओवर इंजीनियर, मतलब इन दो सब्जेक्ट्स को सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ो। क्या पूछा जाता है, क्या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उतना ही पढ़ो। ज्यादा अगर इसमें घुसते चले जाओगे तो मैं बता रहा हूं ये बहुत गहरा एरिया है। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा डीप आप जा सकते हो, क्वांट्स में भी बहुत ज्यादा डीप आप जा सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन वो आपका इतना ज्यादा टाइम खा जाएगा कि आपके बाकी के 4-5 सब्जेक्ट छूट सकते हैं, राइट? सो उसके साथ थोड़ा सा केयरफुली आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये चीज दिमाग में रखना। और ये हो गया, उसके बाद टीयर 3 सब्जेक्ट की तरफ बढ़ो। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ये सबसे इजी सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। कॉर्पोरेट इशुअर्स, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड इवन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी, ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है। आप इनको पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और ये चारों मिलके जब आप इसको कवर कर लोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मेरे 4 सब्जेक्ट्स कवर हो गए, राइट? तो अगर किसी को किसी और सब्जेक्ट में मान लो दिक्कत आ रही है ना, तो ऐसा नहीं कि उसमें बैठे रह जाओ, स्विच टू दीज सब्जेक्ट्स। ये जब खत्म हो जाएंगे, इनिशियली आप चाहे इनको कर सकते हैं, ताकि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जब टिक मार्क हो जाता है ना, तो दिमाग में कॉन्फिडेंस का सिग्नल जाता है कि यार मेरी तैयारी हो रही है, मेरी प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है, ठीक है? अगर कोई इसको पहले लेके बैठ जाता है और फिर उसी में अटका रह जाता है ना, तो उसका मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? अब आते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। भाई अपने को क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ आपको जाना पड़ेगा, मतलब मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट्स पहले कवर करने हैं, ए टू जेड, ऑल द 10 सब्जेक्ट्स। ओके, सो योर गोल शुड बी फिनिश द सिलेबस वंस एटलीस्ट। सबसे पहला गोल क्या है? मुझे सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स या बुक्स जहां से भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, एटलीस्ट मुझे पूरा एक बार कवर करना है। 2 से ढाई घंटे का टाइम अगर आप रोज निकाल सकते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट डिसिप्लिन्ड अप्रोच निकल के आएगा। पर यहां पे मैं समझता हूं ये अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग एक टाइम फ्रेम रहेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, हो सकता है आप वीकेंड्स में ज्यादा टाइम देना चाहेंगे, वीकडेज में इतना ना दे पाए। पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा रेगुलर स्टडी करो, ठीक है? बिकॉज रेगुलर स्टडी करने से जो आपका डिसिप्लिन आता है, जो आपकी
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, वो अगर आप गैप्स में पढ़ाई करोगे ना तो उतने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट्स को पिकअप नहीं कर पाओगे। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज ट्राई टू कीप अ डिसिप्लिन विद द स्टडी। ठीक है, इट्स फाइन, आप रोज टाइम नहीं दे सकते, चाहे वीक में 3 दिन दो, 4 दिन दो, लेकिन वो टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, एज आई सेड, इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड एग्जाम। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे सही स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप एग्जाम 100% निकाल लोगे। जहां आपका स्ट्रैटेजी नहीं है ना, जहां आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, या आपका प्रोसेस नहीं है, आपका डिसिप्लिन नहीं है, वहां आप कितना भी जोर लगा लेना, एंड में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर जाओगे। ओके, सो डोंट मेस विद दैट। वो चांस आपको लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज भैया बहुत महंगा एग्जाम है, राइट। आपने $1000 से ज्यादा यहां पर पे किया है, करीब लाख रुपए आप यहां पे लगा रहे हैं, तो आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, राइट। ओके, अब आते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। ये एक इंडिकेटिव मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी है। ये लिस्ट को हम अब जैसे मैं अगर क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, तो हम उसको थोड़ा सा लाइव इंटरेक्शन में हम स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे हम एक अलग रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। पर यहां पर अगर मैं एक जेनेरिक गाइडेंस आपको देना चाहूं, तो ये ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यही करना है, बट इट्स जस्ट अ रिकमेंडेड ऑर्डर। ठीक है, क्वांट्स मैं पहले इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यहां पे आप टीवीएम जैसे कॉन्सेप्ट्स को सीख जाते हैं, जो कि आपको फर्दर और काम आएंगे, कई जगहों पर आपको वो काम आने वाला है। सो यू शुड डू दैट। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। एफएसए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है, और स्पेशली जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो ये आपको करना ही करना है। उसके बाद कॉर्पोरेट इश्यूअर्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं। देन ठीक है, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, यू कैन फॉलो दिस। एथिक्स का मैंने आपको बता दिया, लास्ट में मैंने इसलिए लिखा है ताकि लास्ट में जब आप पहुंचो तो आपके लिए एकदम ताजा ताजा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि एथिक्स आप शुरू ही लास्ट में करना, नो नो, आई एम नॉट टेलिंग दिस। आई एम टेलिंग यू कि भैया ये लास्ट तक रहना चाहिए। आप शुरू पहले ही कर सकते हैं, आप चाहे डे 1 पे एथिक्स को भी शुरू कर सकते हैं, पर ये पैरेलली चलता रहना चाहिए बाकी सब्जेक्ट के साथ में, और लास्ट तक आपके दिमाग में रहना चाहिए। नहीं तो आप एग्जाम वाले दिन सब कुछ भूल जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको ये तो समझ में आएगा कि यार ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है सवाल, ये बंदा गलत कर रहा है, लेकिन वो क्यों गलत कर रहा है, उसने कौन से स्टैंडर्ड का वायोलेशन किया है, ये दिमाग में अगर नहीं आएगा ना, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट एम फॉर 100% क्लैरिटी इन द वेरी फर्स्ट गो। ये कोशिश मत करना कि मैं क्वांट्स इकोनॉमिक्स को बिल्कुल पहली रीडिंग में ही 100% क्लैरिटी लेकर के चलूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया दलदल है दोनों ही। कोशिश करोगे ना मैं घुसते चला जाऊं, तो घुसते ही चले जाओगे और आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सो डोंट टारगेट दैट। टारगेट शुड बी कि मैं एक बार पूरा रीड कर लूं, चाहे मुझे किसी चैप्टर में आधी चीजें समझ में आई हो, आधी चीजें नहीं आई हो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा उस पे आऊंगा, लेकिन एक बार पूरा आगे बढ़ो और एंड तक उसको कंप्लीट करो। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आप A to Z कवर कर लोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ एक बार तो हो गया, अब मैं उस पर और प्रैक्टिस करूंगा, जो एरिया समझ में नहीं आया उसको जाकर के रिविजिट करूंगा। ठीक है, जस्ट कीप मूविंग, प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगर ये चीज नहीं की है ना, तो आप पूरा कोर्स खत्म नहीं कर पाओगे। एंड मैंने देखा है बच्चों को, वो फिर एग्जाम को डेफर करते जाते हैं, और आपको पता है डेफरमेंट की भी कॉस्ट लगती है, राइट। करीब $350 आपको पे करना पड़ता है अगर आप एग्जाम को डिले करना चाहते हैं, तो भैया इतना खर्चा क्यों करना है, राइट। चलो, फिर पहला फेज आपको समझ में आया कि फर्स्ट टारगेट शुड बी कंप्लीट ऑल द बुक्स या नोट्स दैट यू आर गोइंग थ्रू। नेक्स्ट वुड बी प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहला 1-1.5 महीना आपने सारी बुक्स पढ़ ली, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, बुक पढ़ना, नोट्स पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहना, ये एग्जाम क्लियर नहीं करवाएगा, वो गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ओके, सो टारगेट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, वट एवर टाइम इज अवेलेबल विथ यू, राइट। तो इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस के लिए आपको सजेस्ट किया। देन एक्शन, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर रिवीजन, राइट। तो जैसे ही आप
कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जा रहे हैं वैसे ही उन टॉपिक्स के आप एमसीक्यूज पढ़ते जाइए। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको एमसीक्यू से समझ में आएगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये था क्या, तो फिर आपको जाकर के दोबारा से अपने जो नोट्स है उसमें जाकर के ऐसे मार्किंग लिखना पड़ेगा कि यार मैं तो सोच रहा था इसका मतलब ये है, पर एक्चुअल में एमसीक्यू से समझ में आया कि इसका ये भी मीनिंग हो सकता है। ऐसे इंटरप्रिटेशंस आपको मिलेंगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, और ये आपको सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आप करोगे, और ये आपको कोई एक्सपीरियंस से ही बता सकता है। ठीक है, ये बस कहीं से सुन के आके ये सब बातें कोई नहीं बता पाएगा, बिकॉज अगर जिसने एक्सपीरियंस नहीं की है तो। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। देन द टूल मेंटेन एन एरर लॉग। अब ये चीज भी ना मैं देखता हूं काफी लोग नहीं करते हैं। मतलब मैंने कोई एमसीक्यू किया, उसमें मैंने गलती कर दी, और फिर मैं कोई बात नहीं उस सही आंसर देखा और आगे बढ़ गया। आपको ऐसी गलतियों की एक लिस्ट बनानी है जिसको आप एग्जाम में जाने से पहले एक रिविजिट करोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले पूरा कोर्स दोबारा रिवाइज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एग्जाम से पहले अगर मैंने बस वो एरर वाली लिस्ट का भी रिवीजन कर लिया ना, तो मेरे एग्जाम में पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। उसके बाद फेज 3, लास्ट 4 to 6 वीक्स आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन बैंक्स उठाए और जितने एमसीक्यूज मिल रहे हैं, राइट, सीएफए इंस्टीट्यूट के करिकुलम में मिल रहे हैं या कोई भी और रेफरेंस बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, राइट, या किसी प्रेप प्रोवाइडर से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जहां से भी आप कर रहे हैं, पर आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मॉक्स शुरू में मत उठाना। ठीक है, शुरू में उठाओगे तो आपने तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है, आप उसको कर नहीं पाओगे। एक बार आपने सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं जहां से भी आपको करने थे, उसके बाद जो लास्ट की कुछ वीक्स है ना, सिर्फ और सिर्फ मॉक सॉल्व करते जाओ, और एकदम एग्जाम मैनर में करना है। मतलब जैसे एग्जाम में होगा ना, इतने टाइम में पूरा पेपर खत्म करना है, उस मैनर में आपको इन मॉक्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद डीप एनालिसिस ऑफ एवरी क्वेश्चन, जहां पर भी गलती हो रही है उन क्वेश्चंस को आपको रिविजिट करना है कि यार ये हाइपोथेसिस टचिंग का क्वेश्चन आया था, वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया सॉल्व करने में, राइट, तो भैया उसको मार्क कर लो कि इसमें इतना टाइम दोबारा नहीं लगना चाहिए। ओके, एंड एक चीज और कहूंगा, ये चीज को जरा ध्यान से सुन लो, मॉक एनालिसिस ओवर मॉक काउंट। मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है और आपने मान लो 3-4 मॉक्स दे दिए हैं और 4-5 मॉक्स आपके पास बाकी हैं करने को, आपके पास अवेलेबल है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेरे पास मान लो सिर्फ और 1 मॉक या 2 मॉक करने का टाइम बचा है, तो मैं ये कहूंगा नए मॉक्स ट्राई करने की बजाय ये देखो जो पिछले 4-5 मॉक्स आपने दिए थे उसमें क्या गलतियां की थी और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। मतलब मॉक्स का एनालिसिस करना और अपनी गलतियों से सीखना ज्यादा काम आएगा एज कंपेयर टू नए मॉक्स को देते रहना। ठीक है, बिकॉज नए मॉक्स देने से क्या होता है, आप बस गलती हाईलाइट होती है, मॉक एनालिसिस करने से आप गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ते हैं। तो जब तक आप गलतियों को ठीक नहीं करोगे आप उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो यू हैव टू फिक्स ऑन द करेक्शन पार्ट, नॉट जस्ट आइडेंटिफाइंग न्यू थिंग्स। भैया नए मॉक से तो बस नई नई चीजें आइडेंटिफाई होंगी, उसको फिक्स करने का टाइम तो बचा ही नहीं आपके पास, राइट। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो मतलब आपका दिमाग कहीं ना कहीं अब सही डायरेक्शन में काम करने लग गया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द कैलकुलेशन इंजन। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो एरिया है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ चीजें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। टीवीएम तो नॉन नेगोशिएबल होगा, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो फाइनेंस में आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आपको टीवीएम नहीं आता तो, राइट। तो इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये आपको फिक्स इनकम वगैरह में भी काम आने वाला है, राइट। प्रोबेबिलिटी हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, ये दो एरियाज ऐसे हैं जहां पर बच्चे अटकते हैं, थोड़ा उनको टाइम लगता है, तो इनके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपको वो पैटर्न रिकॉग्निशन आ जाएगा कि भैया इस तरीके का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट। तो कई बार क्या होता है, हमको बस ऑप्शंस देख के समझ में आ जाता है कि यार यही आंसर होगा, वो चीज जब आपको आ गई ना, मतलब सॉर्टेड है। ठीक है, देन डेली कैलकुलेटर यूज, इसको अपने हैबिट में बना ले। अगर कैलकुलेटर के साथ आपकी उंगलियां अपने आप नहीं चल रही है, मतलब आप अभी तक उसके साथ यूज टू नहीं हुए हैं, आपको यूज टू होना ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज एग्जाम वाले दिन आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि एक एक करके ऐसे करके 2 दबा रहे हैं 1 दबा रहे हैं, ऐसे करके धीरे धीरे, वो चीज नहीं चलेगी। इसके साथ आपको पूरा यूज टू होना चाहिए, एकदम फटाफट ऐसी उंगलियां चलनी चाहिए। ठीक है, कहां पर कौन सा फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला मेमोराइजेशन इज अनअवॉइडेबल, मतलब कोई अगर, वैसे देखिए सीएफए रटने वाला एग्जाम है ही नहीं,
ये एप्लीकेशन वाला एग्जाम है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी और एग्जाम में जाकर के भूलनी नहीं है। तो उसमें कौन से एक ऐसा एरिया आएगा विच विल रिक्वायर योर मेमोराइजेशन पावर। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको फॉर्मूलाज वहां पे याद करने पड़ेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो, अगर मैं एक एनालिसिस बोलूं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कॉम्परेटिव नेचर के होते हैं कि भैया जैसे कि इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में क्या फर्क है, फीफो और लीफो में क्या डिफरेंस है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप उसको कॉम्परेटिव मैनर में पढ़ोगे ना तो आपके लिए चीजों को अप्लाई कर पाना ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। नेक्स्ट द मार्केट्स, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे यहां पर। इसमें आपको क्या चीजों को फोकस करना है, मार्केट एफिशिएंसी और जो वैल्यूएशन रिलेटेड क्वेश्चंस है उस पे आप ज्यादा फोकस करना, वहां पे आपको प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे। और अप्रोच क्या रहना चाहिए आपका, लॉजिक ओवर मैथ, मतलब कहीं पर भी आपको नंबर्स में घुस नहीं जाना है, खो नहीं जाना है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि ये चीज क्यों डिवाइड हो रही है, ये चीज क्यों प्लस हो रहा है, ये चीज क्यों माइनस हो रहा है, अगर वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको आ गई ना तो आप मैथ्स को, कैलकुलेशंस को इजीली संभाल लोगे। तो फोकस कहां होना चाहिए आपका, लॉजिक्स पे होना चाहिए एज कंपेयर टू गेटिंग इनटू द नंबर्स। ओके, एंड फिक्स्ड इनकम की अगर बात करें तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा मैंने बोला यहां पे भी यूज होगा। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होता है, मतलब वो पता ही है सबको कि भैया इससे क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, राइट। तो उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना, जैसे कि ड्यूरेशन हो गया, कॉन्वेक्सिटी हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले आपके लिए। ओके, द आयरन रूल, बॉन्ड प्राइस, यील्ड रिलेशनशिप, मतलब ये तो देखो बहुत ही सिंपल आपको लगेगा, अभी आपने शायद पढ़ा नहीं है इसलिए आपको ऐसा लगेगा सर ये क्या चीजें हैं, पर आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यील्ड ऊपर जा रहा है तो प्राइस नीचे आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी हो जाएगी, ये आपको फोकस करना है। ठीक है, और कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जहां पर आप मान लो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाए, आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिला, नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कोशिश कर लो कि उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं, राइट। 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपके आंखों के सामने से निकल जाएंगे ना तो एग्जाम में चांसेस ये है कि आप सही क्वेश्चन का सही आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर ए टू जेड पढ़ने में भैया बहुत टाइम लगता, लेकिन अगर मैंने उस चैप्टर के बस 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, चांसेस ये है कि आपको ज्यादा यूटिलिटी वहां से मिल पाएगी। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास टाइम खत्म हो गया है लास्ट में। ठीक है, हालांकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। ओके, द कॉन्सेप्चुअल मिक्स, अब ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको बस कॉन्सेप्ट समझने हैं और आगे बढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझने और आगे बढ़ना है। ओके, तो इकोनॉमिक्स हो गया, यहां पे एप्लीकेशन ज्यादा मायने रखेंगी ओवर डेफिनेशन। ठीक है, किसी भी चीज की डेफिनेशन रटने मत बैठ जाना कि भैया इसका डेफिनेशन ये होता है, नो दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ओके, सेम गोज विद डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, कॉर्पोरेट इशुअर्स एज वेल एज ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, तो आपको वहां पर उनके टाइप्स क्या है, राइट, उनके डेफिनेशंस क्या है, वो सब पढ़ने को मिलेगा, राइट। और वहां पे कुछ ऐसे कैलकुलेशंस है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कैरी रिलेटेड क्वेश्चंस है, कमीशन रिलेटेड कैलकुलेशंस है, वो सब चीजें रहेंगी, पर ज्यादातर यहाँ पे जो है आपको थ्योरी मिलेगी, पर वो बिल्कुल नई और मार्केट रिलेटेड थ्योरी है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल ही ऐसी थ्योरी पढ़ रहा हूं जो अच्छी नहीं है या बोरिंग है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये भी आपके लिए रहने वाला है, बट ध्यान क्या देना है कि दैट यू शुड learn the application over definition. Okay, next let's talk about ethics. Ethics as I said is the decider. इसको हम ऐसे बोलते हैं भैया ethics adjustment. एग्जाम वाले दिन मान लो आप बिल्कुल ही एकदम एमपीएस के पास पहुंचे, ठीक है, आपने एमपीएस को अच्छे मार्जिन से क्रॉस नहीं किया, एमपीएस मतलब मिनिमम पासिंग स्कोर, कि इससे ज्यादा मार्क्स आ गए तो आप पास हो जाओगे। तो अगर आप मान लो एकदम नेक टू नेक पहुंचे हो तो आप पास हो गए या फेल हो गए, ये सीएफए इंस्टीट्यूट कैसे डिसाइड करता है, तो हम ये मानते हैं कि भाई अगर एथिक्स में आपने अच्छे मार्क्स से पास किया है ना तो आपको ओवरऑल पास करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज एथिक्स एडजस्टमेंट। ठीक है, सो एथिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, स्ट्रैटेजी शुरू में ही स्टार्ट करें, रिवाइज रिपीटेडली, बिकॉज एग्जाम वाले दिन कौन से स्टैंडर्ड का वायोलेशन हुआ है ये याद आना पड़ेगा। सिर्फ इतना सोचना काफी नहीं है कि हाँ ये तो गलत कर रहा है, भाई गलत नहीं, कौन सा वायोलेशन हुआ है ये बताओ, कौन से स्टैंडर्ड का। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे जहां पे एक से ज्यादा स्टैंडर्ड का वायोलेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी केस स्टडीज भी आएंगी। फिर प्रैक्टिस सीएफए स्टाइल क्वेश्चंस ओनली, रीड एक्सप्लेनेशंस केयरफुली। आपको
किसी क्वेश्चन का आंसर, जब वो जो डिटेल वाला जो रीजनिंग होती है ना, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ये बंदा क्यों गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, किस लिए गलत कर रहा है, राइट? तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड अबव एवरेज स्कोर इज रिक्वायर्ड हियर। अगर आप अच्छा मार्क्स एथिक्स में लेके आ रहे हैं तो हाई चांसेस है कि भैया अगर आप एमपीएस के आसपास भी पहुंच गए ना, तो आप कहीं ना कहीं पास करवा दिए जाओगे। इट इज गोइंग टू बी योर डिसाइडर। ओके, एमसीक्यू एंड फॉर्मूला स्ट्रेटेजी। तो एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पास मतलब अटेम्प्ट ऑल इजी एंड मीडियम क्वेश्चन। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, वो सारे क्वेश्चंस आपने पास सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप दोबारा से जाओ और जिन क्वेश्चंस में आपको पहली बार में आपने आंसर सिलेक्ट नहीं किया था, अब उनके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक एजुकेटेड गैस ले रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटेड गैस ले रहे हैं कि भैया इन दो ऑप्शन के बीच में मैं कंफ्यूज था, अब उनमें से कोई एक मुझे चूज करना ही है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर तो पूरा सॉल्व करना है, राइट? सो यू विल डू दैट। गेसिंग लॉजिक, एलिमिनेट 1 to 2 ऑप्शंस, यूज सीएफए लैंग्वेज पैटर्न्स। मतलब आप अगर ये चीज चूज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सही आंसर होगा, तो कोशिश ये करो कि कौन सा नहीं हो सकता है उसको एलिमिनेट कर दो। तो ऐसे करते करते, जैसे हमारे होता है ना केबीसी में 50-50, तो 50-50 करने से गलत ऑप्शन हट गए आपके पास, अब जो सही है उनमें से कोई एक आपको चूज करना है। तो वो स्ट्रैटेजी एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है। ओके, इस तरह की स्ट्रैटेजी हम क्लास में और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं, अभी मैं आपको क्विकली बता रहा हूं। फॉर्मूला रियलिटी, क्रिएट सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला शीट्स। जो आपको चीजें याद रखनी है और जो आपको पता है कि एग्जाम से जस्ट पहले क्विक रिवीजन जरूरी होगा, हालांकि उसके लिए आपको जो नोट्स हैं उसमें आपको वो सब एरिया स्पेसिफिकली हाईलाइट करके दे दिए जाते, पर आप खुद के लिए भी अगर खुद तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड वीकली रिवीजन साइकिल, मतलब जो सब्जेक्ट्स पढ़ के आ गए हो उसके लिए कभी बीच बीच में टाइम निकालते रहना कि मैं उसको रिवाइज कर लूं। अगर ऐसा है ना कि कोई सब्जेक्ट 3 महीने पहले पढ़ा था, अब उसको एग्जाम से पहले खोल रहा हूं, तो हो सकता है सारा जो डेटा है आपका इरेज हो चुका होगा दिमाग से, राइट? मेमोरी से उड़ चुका होगा, तो उसका ध्यान रखना। एंड जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, फॉर्मूलाज को देख के पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा इसका फॉर्मूला ये होता है, अच्छा हो गया। अगर सिर्फ देखा है तो मेमोरी में कितनी देर रहेगा, डाउटफुल है। उस फॉर्मूला को लिख के देखो। अगर लिख के नहीं देखा है ना, तो इट इज डाउटफुल कि आप एग्जाम वाले दिन उसको रिक्रिएट कर पाओगे, है ना? तो फॉर्मूलाज को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, मतलब ये एक बच्चों वाली एडवाइस है, पर ये काम करती है, राइट? एग्जाम में ये चीज काम करती है, तो आपको कोशिश ये करनी है। देन मॉक एग्जाम के लिए क्या करना है, फॉलो एग्जाम टाइमिंग स्ट्रिक्टली। मतलब जब आप मॉक्स दे रहे हैं तब आपको बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न फॉलो करना है। जैसे एग्जाम के टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है, उसके हिसाब से ही आप एक्चुअल में मॉक में भी करोगे। कोई पॉजेस मत लेना बीच में, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ रहेंगे ना मॉक्स में, तो सबको एक साथ करना, ताकि आपकी एग्जाम में जो चैलेंज आपको फेस करना है वो आप मॉक्स में भी रियलाइज कर सको। एंड सिमुलेट द एग्जैक्ट एनवायरमेंट। देन एक बार आपने मॉक एग्जाम दे दिया, उसके बाद क्या करो, स्पेंड मोर टाइम एनालाइजिंग देन अटेम्प्टिंग। मतलब नए नए मॉक्स ट्राई करने से अच्छा है जो दे दिए हैं उसको अटेम्प्ट करो और उसको एनालाइज करो कि मैंने क्या गलती की थी, क्या उसका करेक्शन हो सकता है। ओके, व्हाई वाज आई रॉन्ग। एंड कॉन्सेप्ट और पैनिक, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी टॉपिक पे आ गया ना, कि मेरा चलो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो आप कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं आप उसको निकाल लोगे, है ना? तो कॉन्सेप्ट को पहले ही महीने में, पहले ही 1.5 महीने में आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। द टारगेट एंड कॉमन पिटफॉल्स। मिनिमम सेफ टारगेट क्या होना चाहिए आपका, ओवरऑल आपको 65 to 70% की अगर रेंज में आप पहुंच रहे हैं, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि अगर आपने 70% ओवरऑल मार्क्स स्कोर कर लिया है तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सेफली पास हो जाएंगे। दिस इज योर सेफ जोन। एथिक्स में आपको अबव एवरेज मार्क्स लाने हैं, मतलब एथिक्स में सिर्फ 50% ला करके लाने का टारगेट मत रखना। एथिक्स में आपको ओवर 50% चाहिए होगा, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट्स में अराउंड 50% भी आ गए तो चल जाएगा, लेकिन एथिक्स में कोशिश ये करें कि हमको 50% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ओके, क्या चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, रीडिंग मल्टीपल बुक्स। किसी एक प्रेप प्रोवाइडर को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं तो बस पीडब्ल्यू को ही पढ़िए। अगर 4-5 बुक्स खोल करके बैठेंगे ना तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो डोंट डू दैट। जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ो। इग्नोरिंग कैलकुलेटर प्रैक्टिस, ये चीज सिर्फ देख के कर लिया ना तो नहीं होगा, उसको खुद अपने हाथों से करना पड़ेगा। ओवर स्टडिंग लो वेट सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी वार्निंग दे दी है, लो वेट सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट मत करना, नहीं तो जरूरी टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे एग्जाम से पहले, फिर आप एग्जाम को डेफर करते रह जाओगे।
CFA लेवल 1 इज अ प्रोसेस एग्जाम, ठीक है। इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, इट रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना कि भाई मेरे हाथ में अभी 6 महीने का टाइम है, इस तरीके से मैं सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा, इतने मैं मॉक्स करूंगा, इतना टाइम मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा, अगर वो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर ली तो इट इज वेरी वेरी लाइकली आप बिल्कुल पेनलेस तरीके से पूरे एग्जाम को इजीली निकाल लोगे और बिल्कुल सक्सेसफुल भी हो गया। और जो इस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाएगा उसको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो इट इज अ प्रोसेस एग्जाम। जरूरी नहीं है कि आप सबसे टॉपर आते थे क्लासेस में तो ही आप सीएफए में अच्छा करोगे, कोई भी सीएफए में अच्छे तरीके से पास हो सकता है इफ यू आर फॉलोइंग द डिसिप्लिन। ओके, सो फिनिश सिलेबस वंस, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा दूं। फिनिश द सिलेबस वंस, देन प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, प्रेस प्रैक्टिस एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। बट कितने मॉक्स आप करोगे ना ये लास्ट में डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम आपके हाथ में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को 20 मॉक सॉल्व करने हैं एनी हाउ, नो, लास्ट में सब कुछ होने के बाद, ये फर्स्ट 2 स्टेप होने के बाद जितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से आप मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे। ओके, एंड एक्चुअली में किसी सब्जेक्ट को जितनी बार रिपीट कर लिया वो सब्जेक्ट आपका पक्का है। मतलब कोई अगर सब्जेक्ट को आपने 2 बार कर लिया ना, किसी सब्जेक्ट में मान लो आपको डर लग रहा है तो उसको 3 बार करो। एक बार कर लिया ना, उसके बाद आपका एग्जाम से पहले वो डर खत्म हो जाएगा कि पता नहीं क्या होगा, राइट। वो चीज, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं कभी भी, एंड आप बिल्कुल अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ओके, सो यू विल क्लियर इफ यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भैया एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है। इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर इट, इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, देन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। यू कैन चेंज थिंग्स एज पर योर सिचुएशन, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं, पर मोर और लेस आपको यहां से एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या गलतियां हमको नहीं करनी है, ठीक है। और जो लोग अभी एनरोल करने वाले हैं, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि भैया क्या चीज की जरूरत पड़ती है, व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, एंड नाउ यू कैन कॉन्फिडेंटली एनरोल एंड स्टेप इनटू दिस करियर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, बाय बाय।